Hi guys, welcome to my channel. I'm संजीव खन्ना। आज एक डिफरेंट टॉपिक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से मैं लेकर आया हूँ। अब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक कारक है दारा कारका। तो अब क्या है दारा कारका? दारा कारका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे कम डिग्री पे है, राहु केतु को छोड़ दो, और बाकी 7 ग्रहों में जो ग्रह सबसे कम डिग्री का है, तो दैट इज कॉल्ड दाराकार का। और क्या होता है दाराकार का? दाराकार का इज अबाउट द मैरिज एंड स्पाउस। तो अब इसमें अब एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूं कि 90% ऑफ यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, सो दारा कारका के बारे में वो आपको बताती हैं कि स्पाउस के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या पर्सनैलिटी है, और कैसा होगा आपका स्पाउस, जो कि 100% रॉन्ग है। सिर्फ एक दूसरे को देख के कॉपी करके एक गलत, ये सारे फीचर पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, जेमिनी में नहीं है। जेमिनी का एक अलग अपना डोमेन है, तो उसमें कारका के थ्रू ये चलती है। तो कारकाज के अलग एक मीनिंग है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ये डील करती है कि ये कार्मिक एरिया में ये कैसे आपको कार्मिक रिजल्ट्स, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप में आती है थ्रू दैट पर्टिकुलर कारका। अब ये दारा कारका है, तो दैट इज अबाउट द स्पाउस एंड द मैरिज। तब ये आता है कि थ्रू मैरिज आप क्या कार्मिक रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये आएगा ना कि आपके स्पाउस की क्या क्वालिटीज़ होंगी। जो एक जनरल जो पढ़ाने वाला पढ़ाता है, और पढ़ने वाला भी वो इसी को पढ़ के सारे सवाल करता है। तो होप इसको आप ढंग से समझेंगे। तो ये एक स्पाउस का एक एरिया को डिफाइन करता है दाराकार का। तो जो भी आपका दाराकार का हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर प्लानट इट इज़, तो उसके हिसाब से ये आपको आपके कार्मिक लेसन्स आपको वो मिलेंगे कि कौन सा प्लैनेट है तो उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से। बट आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू दैट मैरिज, क्या आप सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अब जैसे कोई भी एक प्लैनेट है, अब ये मून होगा सपोज, तो मून एक इमोशनल प्लैनेट है। अब मून अगर आपका दाराकार का है, तो आपको कैसे इमोशनल चीज़ों में बैलेंस रखना है, कैसे आप इमोशनली अपने आप में वो चेंजेस लाते हैं। अब मैरिज आपको क्या सिखाती है, एक इमोशनल बैलेंस या इमोशनल बॉन्डिंग वो कैसे सिखाती है। मीन्स कहीं ना कहीं पे एक डेफिशिएंसी होगी, हाँ, तो उसके हिसाब से आप इमोशनल लेसन्स आपको मिलते हैं कि हाउ टू बी इमोशनली बैलेंस्ड एंड स्ट्रांग। सिमिलरली और जो भी प्लैनेट होगा उसके थ्रू आपको यही मिलेगा। सो अभी हम आज बात करने वाले हैं सैटर्न एज ए दाराकार का इन योर हॉरोस्कोप। सो अगर सैटर्न आपकी जन्म कुंडली में दाराकार का है, आपका मीन्स सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है, तो वो आपका हुआ दाराकार का। अब सैटर्न आपकी कुंडली में दाराकार का है, तो वो क्या रिजल्ट देगा? पहले तो एक मेन बताओ कि एक, अभी देखिए सैटर्न के क्या फीचर्स होते हैं। एक सेंस ऑफ ड्यूटी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस। तो आप अपनी मैरिज के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। समथिंग विल बी इम्पोज ऑन यू
तो आप ये सीखेंगे। अभी एक प्रैक्टिकलिटी पार्टनर के थ्रू आप ये चीज़ें सीखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी कैसे लानी है, अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लानी है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है। कभी बर्डन कोई ऊपर आपके ऊपर आ जाता है तो क्या ऑब्लिगेशंस आपके बन जाते हैं, तो कैसे रिलायबिलिटी एक फीचर है वो आप में कैसे आता है, क्यों ऊपर नीचे हालात होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उनके थ्रू इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, तो उनके थ्रू आप जैसे ही ग्रो होते हैं तो आपको ये लेसन लर्न करने को मिलते हैं। तो टाइप ऑफ लेसन्स जो आपको जब सैटर्न आपका दाराकार का है तो यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कैसे ट्रांसफॉर्मिंग आपको ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि फियर, क्योंकि डार्क प्लेनेट है तो थोड़ी सी जैसे फियर होती है और वनरेबिलिटी आप में आ जाती है, तो उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। फिर अपनी बाउंड्रीज, अपनी लॉयल्टी जो होती है उनको कैसे पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र करना है। You will become so loyal, you will become so responsible in real life partnerships। ठीक है। तो जब सैटर्न आपका जब दारा करा कार का बन गया तो कुछ आपकी जो मैरिज का एरिया है तो वहाँ पे कुछ डिलेज भी लाता है ये। तो मैरिज में डिले आता है, इमोशनल बॉन्डिंग अगर आपकी पार्टनर से होती है तो उसमें भी डिलेज लेके आ सकता है। बट ओवर टाइम वो इतना बॉन्ड अल्टीमेटली इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो। तो ये उसका फीचर निकलता है जाकर, और थोड़ी सी एक स्पिरिचुअल ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में लेके आता है, बिकॉज यू अंडरगो सो मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो एज पार्टनरशिप और अपनी मैरिज के थ्रू सो मैनी चीज़ें आप सीखते हो। तो एज ए रिज़ल्ट आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच में ह्यूमिलिटी आ जाती है, एक डिवोशन आ जाती है, कंपैशन आ जाती है आपकी ये सोच में, और एक बड़ी ग्राउंडिंग आपकी हो जाती है, क्योंकि रफ इमोशनल आप जर्नी के थ्रू निकलते हो। तो वो सारी स्टेबिलिटी फिर आप में आ जाती है। तो मैरिज आपका कार्मिक टीचर बन जाता है। सो इन चीज़ों से आपको कहाँ से ये पता लगा कि आपके स्पाउस की क्या क्वालिटीज़ हैं, या आपका स्पाउस कैसा है, कैसी बैकग्राउंड से है, क्या प्रोफेशन है, क्या उसका रंग रूप है, कहीं से पता लगता नहीं। ये इन चीज़ों को टच भी नहीं करता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दाराकार का होता है। तो ये एक कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हुआ जाता है कि जस्ट दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मैंने एक तो किसी एस्ट्रोलॉजर को देखा, जबकि पराशरी में आप जाते हो डिविजनल चार्ट्स में, ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का डोमेन है ही नहीं कि आप नवांश में जाओ या कहीं भी जाओ। तो वो एस्ट्रोलॉजर आप क्या दारा कारका को देखता है कि आपके D9 चार्ट में कहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे पता नहीं ये कॉकटेल कहाँ से बनाते हैं लोग। तो ये जेमिनी सूत्रास को ढंग से समझो, ये सिर्फ दिखाती है कि एवोल्यूशन आपकी थ्रू दैट कारका कैसे होती है, कार्मिक रिजल्ट्स आपको कैसे मिलते हैं, कैसे आपकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट होती है। तो सोल पर्पस क्या है वो उस कारका का, तो वो आपकी लाइफ में कैसे आता है, चाहे वो दाराकार का है, चाहे वो आत्मकार का है, चाहे वो अमात्याकार का है। तो उस फील्ड में तो आपकी ये स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट कैसे होती है, ना कि वो उसके फीचर्स। अब मदर का मातृकार का अगर लगा लो तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी मदर कैसी है, आपके मदर के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या है, वो नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा कि मदर के रिलेशनशिप से
क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, क्या आप सीखते हो, कैसे आप इवॉल्व होते हो एज ए पर्सन, वो उस इमोशनल अपने बॉन्डिंग से क्या आप सीखते हो, अच्छे इंसान बनते हो या बुरे बनते हो, ये कारकाल सिखाते हैं। जो प्रैक्टिकल जो मटेरियल लाइफ की चीज़ें हैं वो पराशरी आपको पिन पॉइंट करती है कि ये ऐसा होगा, ये गेन करेंगे, ये लॉस करेंगे। जो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है ये स्पिरिचुअल टाइप जो साइड ऑफ योर लाइफ है उसको टच करती है। सो बी क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय सो मैनी वीडियोस जो दोनों चीज़ों को मिक्स करती है। तो ये तो हुई हमारी एक जनरल आउटलाइन कि दारा कारका क्या होता है और सैटर्न एज ए दारा कारका उसके जनरल फीचर्स क्या है। तो कैसे कैसे आपकी जो सैटर्न के फीचर्स हैं कि आप ग्राउंडिंग आपकी होती है, आप कैसे लर्न करते हो, कैसे डिसिप्लिन्ड पर्सन बनते हो, वो एक सैटर्न के जिन जनरल फीचर्स हैं आप पढ़ेंगे, प्राशरी में भी पढ़ेंगे। बट हम समझते हैं कि एज ए सैटर्न अगर आपका लगन लॉर्ड है तो ऐसे ऐसे आप इंसान बनेंगे। यहाँ क्या है कि दारा कारका अगर आपका सैटर्न है तो वो मैरिज आपको ये चीज़ें कैसे सिखाएगी, आप मैरिज के थ्रू ये चीज़ें सीखोगे। अब वो चीज़ें पिन पॉइंट नहीं करेगा कि आपका स्पाउस कैसा है तो उसकी वजह से ये कैसा है। अब स्पाउस की क्वालिटीज़, उसके ट्रेड्स कैसे होंगे, ये कहाँ से पता लगेगा। गांठ बांध लें, वो कहाँ आपकी जन्मपत्री से नहीं पता लगेगा। आपकी जन्मपत्री का दाराकार का वो चीज़ें नहीं बताएगा। वो चीज़ आपको पता लगेगी स्पाउस की जन्म कुंडली के आत्मकारका से। जो उस पर्सन का आत्मकारका होगा वो उस पर्सन के पर्सनल ट्रेड्स आपको बताएगा। वो आपके पर्सनल ट्रेड्स एज ए दारकार का नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर रखें कि आपकी जन्मपत्री आपके ही लाइफ के जो 12 घर हैं उनसे जो आपके स्फीयर ऑफ लाइफ है उसी के बारे में बताएगी। आपके ऊपर क्या बीतती है वो बताएगा, ना कि आपके भाई बहन की क्या क्वालिटी है, मदर की क्या क्वालिटी है, स्पाउस की क्या क्वालिटी है, आपके इन लॉज की क्या क्वालिटी है। ये मिसलीडिंग आपकी इंटरप्रिटेशन वीडियोस में मिलती है आपको। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ को सीखें। तो अभी आगे चलते हैं इसमें। तो आगे चलते हम अब देखेंगे कि ये दाराकार का आपके डिफरेंट हाउसेस में जो पड़ा हुआ है। अब है दाराकार का सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट आपका दाराकार का, पर जन्म कुंडली में कहीं तो पड़ा होगा। तो कहाँ पे वो पड़ा हुआ है उसको हम आउटलाइन मोटी मोटी, क्योंकि मेन फीचर्स तो मैंने बताया कि क्या फीचर्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट घरों में हैं, उन घरों के फीचर्स साथ में ये जुड़ जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा आउटलाइन हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो दाराकार का अगर आपका फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है तो आपकी आइडेंटिटी थ्रू मैरिज, मैरिज के थ्रू आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, आप आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसको मैं समझा दूं कि अगर आपकी शादी होती है किसी दूसरे इंसान से तो आप जुड़ जाते हैं कि उसके हस्बैंड या उसके वाइफ हैं आप। तो वो जो आइडेंटिटी बनती है आफ्टर मैरिज वो दैट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट, और वो एक आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, किसी भी फीचर से कुछ भी होगा, चाहे स्टेटस होगा, चाहे क्वालिटीज़ होंगी, चाहे रंग रूप होगा या पैसा होगा, कुछ भी होगा, बट आपकी आइडेंटिटी को वो अफेक्ट करेगा। और आप क्योंकि सैटर्न की ही बात कर रहे हैं हम, तो शादी के बाद आप ज़्यादा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ये चेंजेस आता है आपके में। तो एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाती है पार्टनर के आने के बाद। तो
मैरिज में अब जो मैरिज की पार्टनरशिप है उसको एज ए ड्यूटी आप समझ के निभाएंगे। यू विल नॉट एस्केप कि मेरे को सेल्फिश नहीं बनोगे कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। यू आर फॉरगेटिंग अबाउट द पार्टनर एंड फैमिली। नो। तो वो एक सेंस ऑफ ड्यूटी पहले से कुछ भी आपका बिहेवियर रहा हो, बट मैरिज के बाद वो आपके वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके में आती। एक केयरफुल पर्सन आप बन जाते हैं शादी के बाद। सो बेसिकली आप एक ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड और रियलिस्टिक इंसान बन जाते हैं आफ्टर मैरिज। दिस इज़ हाउ दारा कारका इन फर्स्ट हाउस विल इम्पैक्ट यू। अब दारा कारका सेकंड हाउस में हो तो ये आपकी फैमिली लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ऑल्दो फैमिली लाइफ में और फाइनेंसेस में जो आपकी सेटलमेंट होती है उसको स्टेबिलिटी आने में बड़ी देर लगती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं, दे गेट्स डिलेज और किसी किस्म की, क्योंकि सेटल डिले का कारक है। तो आपकी जो फैमिली लाइफ है तो उसको सेटल होने में टाइम लगता है धीरे धीरे, चाहे इनकम बढ़ती है, चाहे किसी भी वजह से हो। नौकरी में स्टेबिलिटी आती है तो फिर फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। और उसी की वजह से एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी लाइफ में आती है स्पाउस के आने के बाद। मैरिज के थ्रू ही आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मिलता है और थोड़ी सी जो आपकी स्पीच है कम्युनिकेशन की मैरिज में, वहाँ भी आप थोड़े से रिस्ट्रेंट हो जाते हो। अब चाहे पहले आपकी स्पीच कैसी भी रही हो, मे बी पार्टनर आपको समझाता कि नहीं, बोलने में ज़रा ध्यान रखें, ऐसे ही किसी के सामने सब कुछ ना बोले, ठीक है, और पैसा सोच समझ के बजट बना के खर्च करें। तो ये स्पाउस के आने के बाद ऐसे डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आते हैं। तो ये फैमिली की ड्यूटीज़ और फाइनेंस को मैनेज करने में ये मैरिज के थ्रू आपको ये रिजल्ट मिलते हैं। और जब दाराकार का सैटर्न आपके थर्ड हाउस में आएगा तो देखिए, प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग पर्सन आपको बनाता है और करेजियस करेज आप में आता है अपनी नेटवर्किंग को और कामों को करने के लिए। मे बी कई बार आप लेड बैक होते हैं, सैटर्न कहीं आपका अपना पड़ा हुआ है तो आपको लेड बैक बना देता है। बट जब मैरिज के थ्रू में भी आपका पार्टनर आपको पुश करता है तो आप एक तरह से ज़्यादा हार्ड वर्किंग और एक्टिव होकर काम करते हैं। और मैरिज के बाद ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और स्लोली स्लोली एक आप लॉन्ग डिस्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स उसमें आप बड़े माहिर हो जाते हैं। चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या कोई भाई बहन फैमिली दूर बैठी हुई है तो उनसे कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें आप एप्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मैरिज आपको टीच करती है एक तरह से स्ट्रक्चर्ड आपकी कम्युनिकेशन और टीम वर्क। वो आप ये सीखते हैं अपने जब आपका दाराकार का तीसरे घर में होता है। चौथे घर में दाराकार का होगा तो घर के साथ, प्रॉपर्टी के साथ और पेरेंट्स के साथ जो एक सेंस ऑफ ड्यूटी आपकी होती है वो आपको स्पाउस के थ्रू मिलती है। तो ये चीज़ आप मैरिज के बाद ये सीखते हैं, ये इवॉल्व होती है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि स्पाउस की ऐसी आदत होगी कि आपको पुश करेगी कि अपने पेरेंट्स और अपने घर की ये सारी ड्यूटीज़ प्रॉपर्टी की ढंग से आप करें। चाहे अकेले में आप नेग्लिजेंट हैं, बट शी विल पुश यू और ही विल पुश यू टू बी एक ड्यूटीफुल पर्सन रिगार्डिंग दोज मैटर्स। और इमोशनल एक्सप्रेशन जो आपका रिजर्व्ड रहता था उसमें एक एलिमेंट ऑफ ओपननेस आती है। तो मैरिज के बाद ये सारी चीज़ें आपका होम लाइफ और प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों में बड़ी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है।
और एक तरह से सिक्योरिटी आप में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है रिगार्डिंग दीज मैटर्स ऑफ फोर्थ हाउस। धाराकार का जब आता है पांचवें घर में एज सैटर्न, तो अभी पांचवा घर लव मैरिज का आ जाता है। अगर आपकी लव मैरिज है तो डिले हो जाती है, सैटर्न चीज़ों को डिले करता है। तो वो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, एक आपकी लव मैरिज हो तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन आए आपकी लाइफ में, वो डिले हो जाती है। तो लव मैरिज हो तो डिले हो जाती है। तो स्पाउस थोड़ा सा आपका मैच्योर और प्रैक्टिकल होता है, तो उसकी वजह से भी डिले होती है। बिकॉज कोई आप स्टेप जंप नहीं करते। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप सारे स्टेप्स को लेकर चलोगे। मे बी घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि आप इमीडिएटली नहीं कर सकते, तो वो आपका स्पाउस तो आपको इंड्यूस करता है कि आप पहले ये सारे काम करो, तो उसके बाद ही अपनी शादी करना। तो वो सेंस आप में इस प्लेसमेंट से आती है। फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो पार्ट आप कैसे सीखते हो? थ्रू स्पाउस। ये क्रिएटिव स्पेकुलेशन और ये सारे क्रिएटिव आपकी जो माइंड में क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं और जो स्पेकुलेटिव काम आप करते हो, तो जनरली आप देखोगे कि स्पाउस के थ्रू आपको वहाँ पे एक कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड ढंग से आपको वो काम करने की आपको एबिलिटी मिलती है। अभी स्पेकुलेशन में कई बार जैसे एक जुआ हो गया, सट्टा हो गया, उस चीज़ों की आदत पड़ जाती है। तो एज आपका स्पाउस आपको कंट्रोल में रखता है, तो इन चीज़ों की एवोल्यूशन होती है आप में। ये थ्रू मैरिज आप ये सीखते हो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों की और शेयर्ड ड्यूटीज़ जो आपकी हैं, वो आपकी लाइफ में आती हैं जब पांचवें घर में आपका दाराकार का सैटर्न होता है। तो जब सैटर्न एज ए दाराकार का आपके सिक्स्थ हाउस में आएगा, तो आपकी ना जो अर्ली मैरिटल लाइफ है, वहाँ पे बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो जो आपकी सेटलमेंट होती है शादी के बाद, तो वो सेटलमेंट कैसे होनी है, उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो थ्रू मैरिज। क्योंकि क्या होता है, छठे घर में आके एक स्टार्टिंग में बड़े डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। अब उन डिसएग्रीमेंट्स में आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पेशेंस चैलेंजेस को जब आप एक्सेप्ट करते हो और डिसएग्रीमेंट्स को ओवरकम करते हो, तो एक बड़ी पेशेंस आप में आ जाती है। धीरे धीरे आप नई बाउंड्रीज अपनी बनाते हो, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उसको कैसे रेजोल्यूशन उनका करना है, तो ये सब पार्टनर के थ्रू आप ये सब सीखते हो। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो शादी के थ्रू शुरू शुरू में जब आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए आप ये सारी चीज़ें सीखते हो। सैटर्न की जगह कोई और दाराकार का जब छठे में बैठा हो तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स हो और बढ़ जाए। बट शनि एज दाराकार का इन सिक्स्थ हाउस, तो ये आपको एक ड्यूटी बाउंड बैकग्राउंड पे रखने वाला और अपने एक्सपीरियंस से, स्ट्रगल से और अपनी कॉन्फ्लिक्ट से सीखने वाला इंसान बना देता है। तो यहाँ से आती है ह्यूमिलिटी, आती है सर्विस करना, दूसरों की सेवा कहीं करना, वो सर्विस का भाव आपके अंदर आ जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी मैरिज के थ्रू ही आप सीखते हो, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स को जब रिजॉल्व करते हो तो वो एलिमेंट आप में आ जाता है, तो दूसरों पे भी जाके आप वो अप्लाई करते हो। फिर दाराकार का सैटर्न जब आपके सेवन्थ हाउस में है, तो एक क्लासिक सी इंडिकेशन है कि मैरिज लेट आपकी करवाता है, और एक मैच्योर्ड एज पे आप पहुंचते हो। एक मैच्योर्ड पार्टनर की तरह आप शादी करते हो, सोच समझ के ढंग से। तो
कमिटमेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस शादी में, उस पार्टनरशिप में। तो ड्यूटी ओरिएंटेड पर्सन आप शुरू से ही रहते हो, आगे और बन जाते हो। तो जो सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स होते हैं, तो लवी डवी वाले, वो आपको पसंद नहीं रहते हैं। तो स्पाउस के साथ एकदम कार्मिक बॉन्ड आपका रहता है एज ए ड्यूटी, और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स आपके रहते हैं। तो ये सारा शादी के बाद ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। 8th हाउस में दाराकार का सैटर्न जब होता है, तो एक स्पाउस के थ्रू एक डीप कार्मिक लेसन्स आपको मिलते हैं। तो अलग किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी थ्रू द रिलीजियस अलाइनमेंट, या कोई भी आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, जो मे बी आपके पार्टनर की थी पहले, आपकी नहीं थी, तो उसके बाद शादी के बाद वो चेंजेस आता है, तो यू गो ऑन दैट पाथ। तो एक दूसरे का पाथ करते, तो वो एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आप में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ऐसे में उनसे भी फिर आप सीखते हो, उनसे भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। क्यों? जब बुरे वक्त से निकलते हो, तो फिर आपको समझ आता है कि हाउ टू अंडरगो दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो कमिटमेंट्स आपकी फिर आप सीखते हो कि लॉन्ग टर्म में कैसे कमिटमेंट्स को पूरा करना है। तो ये सारा कार्मिक रिजल्ट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो इमोशनल एंड्योरेंस और इंटरनल मैच्योरिटी आपको मिलती है जब 8वें घर में दाराकार का आपका होता है सैटर्न। जब 9th हाउस में आपका दाराकार का सैटर्न आएगा, तो स्पाउस आपके ना बिलीव्स हैं, जो मॉरल है, धर्मा के जो ऐसे हैं, जैसे 8वें में भी मैं बोला कि इस ढंग से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो 9th में आएगा तो डेफिनेटली आपके रिलीजियस बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म आपका स्पाउस करेगा। तो आपकी आइडियोलॉजी होते हैं, जो आपके हायर थॉट्स होते हैं, आपके फिलोसॉफिकल माइंड जो आपका होता है, तो उसके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो आप चाहे आपकी रिलीजियस विचारों में आपका पार्टनर साथ में इन्वॉल्व हो जाए, या पार्टनर के सारे व्यूज़ में आप इन्वॉल्व हो जाए, बट वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस होके एक नया आपका थॉट प्रोसेस बनता है। तो फैमिली वैल्यूज़ जो आपकी होती हैं बड़ी, उनकी कमिटमेंट करना आप बड़ा सीखते हो। बाकी थोड़े से कोई फॉरेन कनेक्शंस आपके स्पाउस के थ्रू बन सकते हैं। तो वहाँ पे वो अभी हो सकता है उसके पेरेंट्स कोई ऐसे लोग हों जो फॉरेन में रहते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो नेचुरली फिर आपका भी कांटेक्ट बनता है। तो ये भी आफ्टर मैरिज वो इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर। 10वें स्थान में जब सैटर्न एज दाराकार का आएगा, तो आपके करियर की जो डायरेक्शन है मैरिज के बाद वो चेंज होती है, इन्फ्लुएंस होती है। अब कैसे हो, वो कैसे का जवाब नहीं मिलता, बट किसी तरह से भी होती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो एक अलग करियर की ओरिएंटेशन है आपके स्पाउस की, तो वहाँ से आपको कोई मोटिवेशन मिलती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ से कोई आपको नया आइडिया मिलता है। तो उस किस्म की इन्फ्लुएंस आपके करियर के ऊपर रहता है। और एक डिसिप्लिन आपके करियर में ज़रूर बढ़ता है, वहाँ से वो आप ज़रूर सीखते हो। फिर मैरिज के थ्रू आपका जो पब्लिक इमेज है, वो आपका एक इवॉल्व होता है, वो आपका पब्लिक इमेज काफ़ी इम्प्रूव होता है स्पाउस की वजह से शादी के बाद। वॉट एवर वे, किसी तरह से भी ये बढ़े, बट आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छी ढंग से बनता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको शादी के बाद ही वहाँ पे अपने इस एरिया में मिलती है। और 11th हाउस में जब दाराकार का सैटर्न आता है, तो गेन्स आपके मैरिज के बाद
स्लोली स्लोली स्टेडीली गेन्स आपके इम्प्रूव होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं बट स्लोली स्टेडीली। क्यों? एक सोचा समझा एक काम आप करते हो, स्टेडीली अपने करियर की को ग्रो करते हो और उसी के रिजल्ट फिर स्लोली स्टेडीली आपको मिलते हैं। तो जो सोशल बाउंड ड्यूटीज़ आपकी होती हैं, तो सोशलाइजेशन में भी आप रिस्ट्रेंट थोड़ा सा होकर रियलिस्टिक वे में आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचें और बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हों और फिर एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हों, तो ऐसा नहीं है। बड़े मैच्योर्ड वे में और रियलिस्टिक रिलेशनशिप्स आपके रहते हैं सोशल फ्रंट पे। तो ये आपकी इवॉल्वमेंट होती है आफ्टर मैरिज 11th हाउस में। और 12th हाउस में जब सैटर्न एज दाराकार का आता है, तो कुछ फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस भी बनते हैं वहाँ पे। फिर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट कुछ आपकी बनती है और कहीं ना कहीं तरह से कोई सेक्रीफाइस करनी हो एक दूसरे के लिए, ये भी आप वहाँ से ही सीखते हो। ये शादी के बाद ये किसी न किसी तरह से ये चीज़ें आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करती हैं। और जो आपके एक्सपेंसेस हैं, मे बी आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव लो इंसान हैं, तो शादी के बाद उसमें एक कंट्रोल आ जाता है। फिर यू ग्रो एज ए इमोशनल बैलेंस पर्सन, तो इमोशनल बैलेंस आपको रखने की ज़रूरत पड़ती है, वो धीरे धीरे आप सीखते हो। तो पास्ट लाइफ कनेक्शंस या कहीं से ये स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं से चीज़ें ये जुड़ती हैं, तो ये आप सीखते हो आफ्टर मैरिज। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से ये टीचिंग्स आपके ऊपर कंपैशन की हुई या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की हुई, ये इन चीज़ों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो समरी ने यही रही कि एक शादी के बाद एक स्पिरिचुअल और कार्मिक आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं जब दाराकार का आपका सैटर्न होता है। तो डिफरेंट हाउसेस में क्या इम्पैक्ट रहता है वो हम देख चुके हैं। तो होप आप ये जो मैंने बताया कि डिफरेंस को समझेंगे, और दाराकारका के नाम से ही आप यू डोंट ट्राई टू गेट द ट्रेड्स ऑफ योर स्पाउस। ये नहीं ढूंढे कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, ये क्या स्पिरिचुअल और कार्मिक रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में मिलते हैं जब आपका दाराकार का सैटर्न हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, चेंजेस आएंगी। मटेरियल चीज़ें वो जानना है तो वो आपको पराशरी अपने टाइमलाइन से बताएगी, बट जेमिनी सिक्का दाराकार का तो ये चीज़ों का आपको कैसे इन्फ्लुएंस होता वो आपको मालूम पड़ेगा। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड और इन चीज़ों को लाइफ में समझने की कोशिश करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।